Hello and welcome to Gamma classes. In our present lecture, we are going to discuss about torque on a dipole in a uniform electric field. जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के पहले हम लोग सबसे पहले टॉर्क को समझने का कोशिश करते हैं। ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक तरह का टर्निंग इफेक्ट है। किसी भी फोर्स के कारण जो है किसी भी बॉडी में कितना रोटेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसी चीज़ को हम लोग टॉर्क कहते हैं। जैसे बाय द वे कोई बोतल का हम लोग कैप ले लें, उस कैप को जब हम लोग रोटेट करते हैं तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कितना उसमें टर्निंग इफेक्ट हुआ। तो इस टर्निंग इफेक्ट के जो है या इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशंस। इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे बाय द वे ये आपका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशंस, और ये पॉइंट इसी एक्सिस पे जो है बॉडी जो है रोटेट कर रहा है, यहीं पे ये रोटेट कर रहा है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर, जैसे ये आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पर जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में, यहाँ पर कितना रोटेशन प्रोड्यूस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो उसका वैल्यू क्या होगा? फोर्स, ये फोर्स का वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स। इस फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कहाँ से मेजर करना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वैल्यू है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाके हमें जो है टॉर्क का मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता लगेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। हमेशा जो है टॉर्क जो है किसी पॉइंट के अलॉन्ग अबाउट होता है, इज इक्वल टू द फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ये जो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है आपका फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इसमें कंसीडर करना। और परपेंडिकुलर किस पे बनना चाहिए? फोर्स पे बनना चाहिए। और कहाँ से बनना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे और भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे बाय द वे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका इसका लीवर आर्म हो गया। अब इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर फोर्स ना होके कुछ इस प्रकार का ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस केस में हम लोग टॉर्क क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स। फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन आर ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग एक ड्रॉ करें तो ये लेंथ को हमें लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू अगर इसका लेंथ आर है, ये थीटा है, तो ये पार्ट जो है थीटा से दूर पर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। जो भी थीटा से दूर पे रहता है उसका वैल्यू आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा टॉर्क हो जाएगा एफ इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। ओके, जब हम इसे डायरेक्शन के टर्म में लिखना चाहेंगे, ये टॉर्क जब किसी भी बॉडी में जब रोटेशन इफेक्ट हो रहा है तो वो रोटेशन का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। जैसे हम लोग किसी भी कैप को ले लें, किसी भी बॉटल का कैप है, जब हम उसे रोटेट करेंगे तो वो रोटेट करने से क्या होगा? या तो वो कैप बंद हो जाएगा या तो खुलेगा। तो जब वो बंद होगा तो वो कैप किधर की तरफ जा रहा है आपका? ये इनसाइड, अंदर की तरफ जा रहा है। और जब वो खुलता है तो वो कैप किधर की तरफ आता है? अपवर्ड आता है, माने बाहर की तरफ आता है। तो टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड होता है। और किसके परपेंडिकुलर होता है? जैसे फोर्स है और जो भी आपका जो है ये लीवर आर्म है, इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे बाय द वे सपोज कर लेते हैं, ये आपका कोई बॉटल है, ये इसका कैप है आपका, और ये आपका इसका लीवर आर्म है आपका ये। तो जब हम इसे बाय द वे ऐसे पुट कर दें, इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लग रहा है, ये लीवर आर्म हो गया, ये फोर्स इस पे जब लग रहा है तो इस फोर्स के कारण क्या होगा?
ये कैप या तो ऊपर की तरफ आएगा या तो आपका नीचे की तरफ आपका जो है ये बंद हो जाएगा। तो ये लीवर आर्म और ये जो फोर्स जो है आपका इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इस दोनों एक्सिस, इस एक्सिस और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसे हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे आपका ये। और क्रॉस प्रोडक्ट में जब इसके डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो हमारा जो है ये टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ये आर क्रॉस एफ जब लिखते हैं तो इस टॉर्क का डायरेक्शन हमें एक्यूरेट पता लग जाता है, लेकिन अगर एफ क्रॉस आर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग जाएगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, टॉर्क में आपका क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो गया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है आपका ये, और ये लीवर आर्म आपका ये इधर है। इस पे फोर्स जो है आपका कुछ इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में आपका ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है आपका ये आपका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो फोर्स का वैल्यू ये है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये पार्ट तो आपका जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा नहीं, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पे ड्रॉप करना पड़ेगा। इस परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। हमेशा याद रखना है आपका थीटा के तरफ जो भी पार्ट नहीं है उसके साथ साइन थीटा होगा। तो एफ इंटू आर साइन थीटा हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो है सिर्फ एक ही साइड में फोर्स लग रहा है आपका, ये एक ही फोर्स लग रहा है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक तरफ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स या तो 90 डिग्री पे होगा या तो आपका कुछ एंगल बनाएगा। तो अगर वो 90 डिग्री पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ इंटू आर ले लेते हैं हम लोग ये। अगर वो 90 डिग्री के साथ अगर नहीं है, कुछ एंगल बनाता है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ता है आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरफ दोनों साइड में आपका लीवर होना चाहिए और दोनों लीवर पे जो है आपका फोर्स लगे, और उस फोर्स का वैल्यू इक्वल और अपोजिट नेचर का होना चाहिए। जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे ये आपका ये पार्ट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो है इस साइड भी आपका एक फोर्स लग रहा है, ये इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और एक इधर की तरफ जो है फोर्स लग रहा है। जब आपका दो फोर्स आपका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों तरफ में लग रहा है और इक्वल और ऑपोजिट हो जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का, ये एफ का वैल्यू और ये एफ का वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट नेचर का, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तब उस केस में आपका जो है फोर्स टॉर्क का वैल्यू हम लोग इस फार्मूला से देंगे, टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स, इस दोनों में से किसी भी एक फोर्स को ले लेंगे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जब दो फोर्स इक्वल और ऑपोजिट नेचर का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों साइड में लगता है तो टॉर्क का वैल्यू जो है इस फार्मूला से आपको निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं एफ, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जैसे ये एफ को जरा आगे की तरफ इधर पीछे की तरफ इधर प्रोसीड कर रहे हैं, और ये तो इस एफ और इस एफ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हमें लेना पड़ेगा। तो जो भी इस डिस्टेंस का वैल्यू हो, बाय द वे हम लोग मान लेते हैं ये AO है, तो AO को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको टॉर्क का वैल्यू निकलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जब किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलोंग जो है टू डिफरेंट लोकेशन पे जो है आपका दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का वैल्यू जो है इक्वल और अपोजिट है, तो ये टॉर्क का फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो है सिर्फ एक ही फोर्स आपका लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक साइड आपका, तो उस केस में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा,
टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस केस में हम लोग जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है फोर्स पे लेते हैं आपका। जैसे इस केस में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, एक ही फोर्स आपका जब लग रहा था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब आपका दो फोर्स आपका लग रहा है, एक ए पे भी लग रहा है और एक यहाँ पर भी आपका दो फोर्स लग रहा है आपका, तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्स के बीच में लिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट का आपको काम आएगा आगे, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, ये दो शब्द को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मोशन। जब भी कोई बॉडी का जो है लोकेशन चेंज हो जाए, जैसे ये बॉडी ए पर था, ए से बी पर आ गया, इसका लोकेशन चेंज हो रहा है, तो वैसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे या लीनियर मोशन कहेंगे। और रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगा? जब किसी भी बॉडी का एटीट्यूड चेंज हो जाए। एटीट्यूड का मतलब क्या हो रहा है? उसका एंगल चेंज हो जाए। जैसे ये कोई बॉडी है आपका, इसका अब जो है ये रोटेट करके कुछ इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन हो गया। इस दो टर्म का यूज होगा। ओके, अब सवाल उठता है कि किस टाइप के बॉडी में जो है आपका रोटेशनल मोशन होगा, किस टाइप के बॉडी में आपका ट्रांसलेशन मोशन होगा। कैसे हम लोग जो है पता लगाएंगे कि इसमें रोटेशनल मोशन ही होगा या आपका ट्रांसलेशन मोशन ही होगा? तो दो तरह का हम लोग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट आपका कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट का जो है एक पॉइंट जो है फिक्स कर दिया जाए। जैसे ये बॉडी आपका ले लेते हैं, इसका एक पॉइंट को जो हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो जिस बॉडी को हम लोग फिक्स करते हैं उसको पाइवोट बोलते हैं। तो अगर ऐसे जहाँ यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोले, इस बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी सिर्फ रोटेट करेगा, ये आपका इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ये अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है फिक्स है। तो जिस भी बॉडी का एक पॉइंट फिक्स होता है उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड या कन्फाइंड ऑब्जेक्ट। तो कन्फाइंड ऑब्जेक्ट हमेशा जो है रोटेट करता है अपने पाइवट के अलोंग या अपने एक्सिस के जो है अबाउट जो है आपका ये रोटेट करेगा, इसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट अनकन्फाइंड है, अनकन्फाइंड कहने का मतलब है उसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, या बोलिए कि उसका कोई भी एक पॉइंट जो है आपका कहीं पे फिक्स्ड नहीं है, वो फ्री है आपका जो है ये। तो उस टाइप के बॉडी में जो है आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है और रोटेटरी मोशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर फोर्स, जैसे ये बॉडी है आपका, इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर हम जो है फोर्स लगा दें आपका, ये जैसे ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना लोकेशन चेंज करके यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ऐसे टाइप में, इस टाइप में आपका इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा। जब अनकन्फाइंड बॉडी में या फ्री बॉडी में जो है आपका, जब फोर्स जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाया जाता है तो बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा और कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर जो है ये सेम बॉडी में जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर अगर फोर्स लगा दे, जैसे ये बॉडी है आपका, अनकन्फाइंड बॉडी है आपका, अब इस अनकन्फाइंड बॉडी में जो हम ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ पर आ गया। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ना लगाकर हम जो है कुछ दूरी पर लगा दे, जैसे ये बॉडी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर हो गया। अगर हम फोर्स यहाँ पर लगाते हैं तो इस टाइप में, इस केस में इस बॉडी में जो है ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। एक इसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, कुछ हो सकता है ये पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ जाए और कुछ इस टाइप का हो जाए आपका ये। एक तो ये यहाँ से यहाँ भी आ गया, इसका लोकेशन चेंज हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, कुछ इसका एंगल भी चेंज हो रहा है आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई बॉडी अनकन्फाइंड ऑब्जेक्ट है जो आपका फ्री बॉडी है और उसमें फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर फोर्स लग रहा है या कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, तो उस केस में बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा, दोनों मोशन उसमें होगा। जैसे इसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये कोई बॉडी है आपका, ये बाय द वे एरोप्लेन है, इसमें एरोप्लेन है, इसे समझ लीजिए। ये इनिशियल पोजीशन है, जब इसमें सिंपल आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जब ये फोर्स लगा तो ये सिंपल ट्रांसलेशन होके ये यहाँ पर आ गया।
लेकिन अगर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर जो है आपका जो है ये फोर्स लगा, तो उस केस में दोनों ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों फोर्स आ गया, ये आपका जो है बॉडी आ गया, ये इसका लोकेशन भी चेंज हो गया, इसका एंगल भी चेंज हो गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई भी बॉडी में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है दूरी पर अगर फोर्स लगता है उसमें, तो दो टाइप के मोशन को कंसीडर करना है, रोटेशनल मोशन को कंसीडर करना है और ट्रांसलेशन मोशन को। ये दोनों मोशन को कंसीडर करके हमें चलना पड़ेगा, दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था आपका टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग जो है इस पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द वे ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पुट कर देते हैं और वो कुछ एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा, इसमें ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमें निकालना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, फोर्स का वैल्यू चाहिए। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स लगना चाहिए। तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कहाँ पर लगेगा, इस चार्ज पे लगेगा। जब भी किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स लगता है। इस फोर्स का जो है डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू ई। इस डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है, ये आपका इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरफ है। तो प्लस क्यू पे जो है, ये प्लस है ये प्लस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये राइट की तरफ हो जाएगा, क्यू ई, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसे हम लिख दिए क्यू ई। माइनस क्यू पे जो है फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये माइनस है, इस साइड प्लस है, तो ये आपका इस साइड ये अट्रैक्ट होना चाहेगा, तो क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का बाय द वे लेंथ हम लोग मान लेते हैं 2a लेंथ है, और ये इसका सेंटर है, ओ आपका इसका सेंटर है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ओ हो जाएगा। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर जो है आपका जो कुछ डिस्टेंस पे आपका फोर्स लग रहा है, क्यू ई फोर्स, ये यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अनकन्फाइंड ऑब्जेक्ट है। अनकन्फाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट आपका फ्री है, कहीं पर इसे फिक्स नहीं किया गया है। ये कन्फाइंड ऑब्जेक्ट नहीं, अनकन्फाइंड ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई बॉडी अनकन्फाइंड ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर आपका फोर्स लग रहा है, तो उस केस में उस बॉडी में दो टाइप के मोशन को हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। इस दोनों मोशन को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है ट्रांसलेशन मोशन, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन मोशन को जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ट्रांसलेशन मोशन किसी भी बॉडी में होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस बॉडी में टोटल फोर्स कितना लग रहा है। सारे टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर उसमें टोटल फोर्स का वैल्यू है तो उस बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा या अपने पोजीशन को चेंज करेगा। तो टोटल फोर्स का वैल्यू निकालते हैं, टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू ई राइट की तरफ है, क्यू ई, और ये लेफ्ट की तरफ है माइनस क्यू ई। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल फोर्स का वैल्यू जीरो हो रहा है। जब फोर्स इसमें लग ही नहीं रहा है, फोर्स टोटल फोर्स का वैल्यू किसी भी बॉडी पे जीरो है, इसका मतलब नो ट्रांसलेशन, इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगा, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, नो लीनियर मोशन। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि रोटेशनल मोशन होगा कि नहीं। रोटेशनल मोशन कैसे पता लगेगा, अगर इस बॉडी में जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर टॉर्क का वैल्यू होता है, टोटल टॉर्क का वैल्यू अगर कुछ निकलेगा, तो इसमें
रोटेशनल इफेक्ट होगा या टर्निंग इफेक्ट होगा। तो टॉर्क का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क का कौन सा फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे? इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मान सकते हैं। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों तरफ जो है आपका ये दो फोर्स लग रहा है, क्यू ई और ये माइनस क्यू ई। दो फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट नेचर का है। तो इस केस में हम लोग जो है टॉर्क का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जस्ट इसके पहले बताए थे, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा जब दो इक्वल फोर्स काम करें और ऑपोजिट नेचर का हो। एक क्यू ई इस डायरेक्शन में है और एक क्यू ई इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट नेचर का है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जो है दो डिफरेंट पॉइंट पे हैं। तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स लिया जाता है। ओके, तो परपेंडिकुलर आइदर फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? क्यू ई, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बाय द वे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, एक ये क्यू ई है, इस क्यू ई को जो है जरा हम इस साइड एक्सटेंड करें तो आपका जो है यहाँ इस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये पार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल अगर थीटा बनाता है तो इसका ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये 2a है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a साइन थीटा। तो अब इसमें हमें क्या करना है? जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कोई भी फार्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट लाने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो Q इंटू 2a, तो इसके जगह क्या लिख देंगे? P E साइन थीटा। ये टॉर्क का वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। और इसके जब डायरेक्शन को जो है इंक्लूड करके जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा टॉ या टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इस फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ना कि हमें ई क्रॉस पी नहीं लिखना है। ई क्रॉस पी लिखेंगे तो डायरेक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई आ गया। ये इसका जो है फार्मूला हमें डेराइव हो गया डाइपोल मोमेंट के टर्म में। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से देना पड़ेगा आपको। जैसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपको डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में है P। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये E का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो P से E के तरफ आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, माने राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है इस टाइप में आपको ये। तो P से E के तरफ जब आप ये रोटेट कीजिएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये आपका इनसाइड जाना चाहेगा। जब कैप को जब हम लोग इस प्रकार जब रोटेट करेंगे तो वो बंद होना चाहेगा, तो ये डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन हो जाएगा, टॉ का डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में P और E जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर जो है आपका ये जो भी क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन होगा। तो ये P से E की तरफ देख रहे हैं डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये टॉ का डायरेक्शन हो गया। तो टॉर्क का जो है इस केस में डायरेक्शन जो हम लोग जो है राइट हैंड स्क्रू रूल के हेल्प से दिया जाता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड में हम लोग जो है जैसे किसी भी स्क्रू को यहाँ पर पुट कर दीजिए और इसको रोटेट करना है किधर से? P से E की तरफ जब रोटेट करना है तो वो स्क्रू किधर की तरफ एडवांस किया, अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है तो आपका जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा या इनटू द पेपर हो जाएगा। अगर बाय द वे जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन आपका आउटवर्ड हो जाएगा। ओके, तो टॉर्क कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? सिंपल है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे टॉ इक्वल टू हमारा टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? पी ई साइन थीटा आ गया, या टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई आ गया। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रखा जा रहा है आपका, ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस प्रकार रखा गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0। तो कोई भी टॉर्क इसमें जो है नहीं लगेगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो है कोई भी आपका जो है टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी टॉर्क का वैल्यू नहीं होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये जैसा है, ये पैरेलल है तो ये पैरेलल ही रहेगा आपका, ये इसमें आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा को हम लोग जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम परपेंडिकुलर रख देंगे तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है तो मैक्सिमम टॉर्क उसमें लगता है, मैक्सिमम रोटेट करेगा वो। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल या 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है तो वो कुछ भी रोटेट नहीं करेगा, उसमें टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें जो है डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क के टर्म में डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो टॉ इक्वल टू क्या था, पी ई साइन थीटा, ये फार्मूला था हमारे पास। ये डाइपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर कब होगा, जब ये ई साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो टॉर्क इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ई का वैल्यू 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट स्ट्रेंथ का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ले लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लीजिए, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ई 1 है तो ये टॉ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो टॉर्क जो है पी के बराबर हो गया, या डाइपोल मोमेंट जो है टॉर्क के बराबर हो गया। तो डाइपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर कब होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है किसी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले स्ट्रेंथ में, तो उस केस में जो है डाइपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क acting on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of strength 1 unit। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ 1 यूनिट है, तो उसमें जितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो टॉर्क जो है डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, या बोलिए उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है डाइपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क acting on an electric dipole which is placed perpendicular to a uniform electric field of strength 1 unit। ओके, तो ये आपका था टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसका ये फार्मूला था। तो इसमें आपको जो फार्मूला याद रखना है, इसका जो है डेरिवेशन भी याद रखना है, कैसे ये आपका आता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। ओके, थैंक यू।